ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई सफलता हासिल की है। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने कैंसर की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। mRNA बेस्ड इस वैक्सीन ने सभी प्री क्लिनिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक पार भी कर लिया है, जिससे इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता साबित भी हो गई है। इस टीके का प्रारंभिक लक्ष्य कोलोरेक्टल कैंसर होगा। यहां कैंसर को हराने की दिशा में रूस का ये कदम मील का पत्थर माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ सालों का इंतजार। रूस में कैंसर वैक्सीन तैयार, ट्रायल में सफलता का दावा, कैंसर से मिलेगा छुटकारा। दुनिया के कई मोर्चे पर युद्ध लड़ा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया पर टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच जब पुतिन चीन पहुंचे, वहां वे इन सबसे बेखबर होकर 150 सालों तक जीने की बात कर रहे थे। उस वक्त शायद दुनिया को अटपटा लगा होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह थी ऐसी कामयाबी जिसने मेडिकल के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच भारत के दोस्त ने बड़ा धमाका किया है। धमाका ऐसा कि पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। कैंसर, जिसका नाम सुनते ही दिल में खौफ सा हो जाता है, जिस बीमारी के आगे डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन रूस अब इस घातक बीमारी को मात देने का मादा रखता है। रूस ने कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता हासिल की है। रूसी फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA ने कैंसर की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। रूस की ओर से दावा किया गया है कि ट्रायल के दौरान कैंसर का टीका कामयाब रहा। पिछले 3 सालों में इस टीके की सुरक्षा पूरी तरह से साबित हो गई है। इसे कई बार इस्तेमाल करने पर भी यह प्रभावी और सुरक्षित रहा है। इस रूसी टीके से ट्यूमर का आकार कम होता है और उसका बढ़ना भी धीमा पड़ जाता है। साथ ही साथ ट्रायल के दौरान कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह खत्म करने में भी सफलता पाई गई। रूस की बायोटेक कंपनी एंटेरोमिक्स ने ऐसी mRNA यानी वैक्सीन बनाई है जिसने ट्रायल में 100% असर दिखाया है। वैक्सीन खास तौर पर कोलोरेक्टल कैंसर के लिए बनाई गई है। जानवरों पर किए गए परीक्षण में न सिर्फ ट्यूमर सिकुड़ा, बल्कि मरीज की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी। साथ ही साथ इसके कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं पाए गए, जिससे वैक्सीन की सुरक्षा की पुष्टि हुई। अब जल्द ही इसके ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू होने की उम्मीद है। दुनिया भर में कैंसर के मामलों की संख्या में हर साल तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2022 में 2 करोड़ नए मरीजों की पहचान हुई, जिसमें 97 लाख लोगों की कैंसर की वजह से मौत हो गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खराब लाइफस्टाइल, तंबाकू और प्रदूषण की वजह से साल 2050 तक कैंसर के मामलों में 75% का इजाफा हो सकता है। भारत की बात करें तो भारत में भी कैंसर यहां एक गंभीर समस्या होती जा रही है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में देश की दावा सफल होता है तो 21वीं सदी में यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कैंसर वैक्सीन तैयार की है और रूस का ये जो इनिशिएटिव है ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, वो भी तब जब लगातार कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं भारत में, और अब लाखों की संख्या में हर साल जाने भी जा रहे हैं, जिनमें कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है। ऐसे में ये वैक्सीन कैसे काम करेगी ये भी आपको बता देते हैं। mRNA वैक्सीन है, शरीर के इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। इसमें सिंथेटिक स्ट्रैंड को इंजेक्ट किया जाता है। शरीर के जो सेल्स होते हैं उनमें सेल्स में mRNA को ऑब्जर्व करती है, एनकोडेड प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। जो आपके शरीर में सेल्स हैं या फिर कोशिकाएं हैं उनकी सतहों पर नजर आते हैं T कोशिकाएं, इनकी पहचान करती है। एंटीजेंस कोशिकाओं पर टारगेट हमला, जिसमें
पर्सनल इम्यूनोथेरेपी को संभव बनाया जाता है। कैंसर किलर वैक्सीन इसे कहा जा रहा है। रूस की तरफ से अब जब ये वैक्सीन तैयार कर ली गई है तो उम्मीद ये कि बहुत जल्द, चूंकि अभी तो इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा और इसके बाद जब ये भारत में आएगी तो ये बड़ा वरदान साबित हो सकती है, वो भी तब जब कैंसर के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं पिछले कुछ साल के आंकड़ों में कि भारत कैंसर का हब बनता जा रहा है। लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं और महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। ऐसे में ये वैक्सीन एक मील का पत्थर साबित होगा और किन किन मरीजों को फायदा मिलेगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि कैंसर को लेकर खास तौर पर रिसर्च की गई और कैसे ये काम करेगी, किन किन मरीजों पर काम करेगी जानिए। फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज हैं उन पर ये वैक्सीन काम करेगी। पेनक्रियाज के कैंसर के मरीज पर भी ये काम करेगी। थेरेपी हासिल करने वाले जो मरीज हैं, जो थेरेपी ले रहे हैं कैंसर की, उनके लिए ये फायदेमंद साबित होगी। वंशानुगत कैंसर यानी कि जो जेनेटिक होता है उसमें भी ये काम करेगी। सिंड्रोम वाले जो रोगी हैं उन पर भी ये असर करेगी। कीमोथेरेपी और प्रतिरोधी कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए भी ये वैक्सीन किसी वरदान से कम नहीं है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज जो हैं वो भी इसका फ़ायदा ले पाएंगे। हम आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, इन ग्राफिक्स में भी खास जानकारी है और आप ये जान पाएंगे कि कैसे ये जो वैक्सीन है ये कैंसर कोशिकाओं को, कैंसर सेल्स को ख़त्म करती है, कैसे इसमें एक वरदान साबित हो सकता है, कैसे आप कैंसर से निजात पा सकते हैं। ये एक सच में एक बड़ा वरदान है। रूस की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है और रूस ने ही इस पर लंबी रिसर्च भी की और इस रिसर्च के बाद जाकर अब ये कैंसर की जो वैक्सीन है ये तैयार हो पाई है। हमने देखा है कैंसर के केसेस को लगातार बढ़ते हुए भी, हमने देखा है कैंसर से जान गंवाते हुए लोगों को भी कैंसर की दवा को लेकर रूस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। कोलन कैंसर के लिए ये वैक्सीन बनाने में बड़ी सफलता मिलने का दावा रूस ने किया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल ठाकवानी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, कैंसर एक्सपर्ट के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अनिल ठाकवानी जी। रूस की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें भारत में बैठे हुए लोगों में एक खुशी भी महसूस हो रही है, एक राहत भी महसूस हो रही है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ साल में भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन इसे लेकर सवाल भी बहुत से हैं। सवाल ये कि क्या ये कैंसर होने से पहले ही वैक्सीन काम करेगी क्या, या फिर जिन्हें कैंसर हो गया है उन पर भी ये वैक्सीन काम करेगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपसे पहले भी मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है। बेसिकली है ना, जो कन्वेंशनल वैक्सीन्स होती हैं जो बच्चों में लगती हैं वो प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन्स होती हैं, मतलब कि बीमारी होने से पहले, मतलब जो नॉर्मल पेशेंट है उसको लगती है ताकि वो बीमारी ना हो, उससे बचाव के लिए। बट कॉन्ट्ररी टू इट, ये जो वैक्सीन है ये उन पेशेंट्स में यूज होती है जहां पर कैंसर हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन। मतलब कैंसर हो चुका है, कौन सा कैंसर है उसको देखते हुए और कौन सा पेशेंट है, तो हर पेशेंट के लिए अलग वैक्सीन कायदे से आगे जाके बनेगी और जब कैंसर हो जाएगा तभी ये दी जाती है। और इस कैंसर जो वैक्सीन होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही कंट्रोल करके और उससे हमें ट्रीट करता है। आपने बताया कि ये कैंसर होने के बाद भी काम करेगी, ये एक बड़ी अच्छी बात है। अभी तक जो हम सुन रहे थे वो ये सुन रहे थे कि सर्टेन एज तक आप ये वैक्सीन लगवा लीजिए तो कैंसर नहीं होगा, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं। डॉक्टर अनिल ठाकवानी, चूंकि आप तो बतौर डॉक्टर और बतौर कैंसर एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, हमने ये देखा है पिछले कुछ साल में कैंसर के केसेस बहुत तेजी से बढ़े और खास तौर से फीमेल्स में बढ़े हैं। इसका कोई रीजन भी आपको समझ में आता है क्या? हालांकि अभी जब रूस ने दावा कर दिया है, राहत जरूर है, अभी इसका ह्यूमन ट्रायल होगा, उसके बाद कहीं जाकर ये भारत में आएगी। क्या रीजन है कैंसर के केसेस बढ़ने का? जी, इसके जैसे कि हमें पता है कैंसर इज अ मल्टीफैक्टोरियल कैजुएटिव फैक्टर, मतलब कि उसके एक का कॉज नहीं होता है, मल्टी फैक्टर्स होते हैं और उसमें से एक तो हमारा लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गए, फास्ट फूड ईटिंग, बेसिक जो खाना होता है उसको ना खा के आदमी उल्टी सीधी चीजें खा रहा है जो कि जल्दी बन जाती हैं, अनकुक्ड रहती हैं, और कंजम्पशन ऑफ मीट इन द डाइट, ये एक कॉज है।
एक्सेसिव शुगर जो हो गया डाइट में, वो लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें बताई हैं। तो मेनली ये है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि इन्फेक्शन पर हम लोगों ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, पर नेचर ये कहता है कि जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही एक्सपायरी भी होगी। तो इसीलिए किसी न किसी कारण से आदमी को जाना है, तो दैट इज द रीजन कि इन्फेक्शन की वजह से डेथ्स कम होके अब कैंसर की वजह से डेथ ज्यादा, वो प्रोपोर्शन चेंज हो गया है। आपने बताया ये अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, ये हमारी रोज़ाना की जो आदतें हैं, खान पीन की, एक्सरसाइज ना करने की, या लेथार्जिक होने की, या जो हमारा रूटीन है, हमारा जो स्लीप साइकिल है, ये अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। डॉक्टर अनिल ठाकवानी, लेकिन हमने ऐसे बहुत से केसेस भी सुने ना। देखिए, आप ये टीवी एक्ट्रेस हिना को देख लीजिए, ये जो जितने सेलिब्रिटीज़ होते हैं अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इनकी एक्सरसाइज भी प्रॉपर होती है क्योंकि अपनी बॉडी भी मेंटेन करनी होती है और उन्हें लगातार स्क्रीन पर रहना होता है। ये सब करने के बावजूद अगर किसी में कैंसर हो जाए तो उसे कैसे देखें? उसको यस, अब ये जो वैक्सीन है ना, ये वैक्सीन इसी तरह के कैंसर्स के लिए बनी है। यूजुअली क्या होता है, कैंसर के दो कारण होते हैं, एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जो मैंने जो अभी बताया वो आपको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बताए, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने को काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर से। पर व्हाट अबाउट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए, इनहेरिटेंस हो गया, जैसे माँ बाप से जो म्यूटेटेड जीन्स होते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेका जीन होता है, तो ये जब इनहेरिट होते हैं तो वो भी कैंसर कॉज करते हैं। फिर ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, पर इस पे हम लोग प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि हम लोग इसमें रेगुलर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग अर्ली स्टेज में कर सकते हैं। इसके अलावा वंस अगर अर्ली स्टेज में कैंसर अगर मिलता भी है, अगर नहीं भी मिलता, अगर कैंसर नहीं भी है, हाई रिस्क फैक्टर है, तो हम प्रोफाइलेक्टिक सर्जरीज करा देते हैं, बायलेटरल मैस्टेक्टमी, जैसे कि एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने कराया था प्रोफाइलेक्टिक बायलेटरल मैस्टेक्टमी, ऊफरेक्टमी, ओवरी को निकाल देना, ब्रेस्ट को निकाल देना। तो इस तरह के कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि बीमारी होने से पहले हम लोग करते हैं, जिससे कि कैंसर होने का रिस्क बहुत कम हो जाए, सिर्फ म्यूटेशन पॉजिटिव पेशेंट्स में। तो ये भी एक मेजर कॉज है। आपने बताया कि ये कैंसर होने के बाद भी काम करेगी और ये तो बड़ा वाकई ब्रह्मास्त्र है, ये वरदान हम कह सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन डॉक्टर ठाकवानी, क्या ऐसा भी कुछ होगा कि कैंसर हुई कितना टाइम हुआ है, कौन सी स्टेज का कैंसर है, तब ये काम करेगा, या फिर ऑल पेशेंट्स पर ये काम कर सकती है? काम सारी स्टेजेस पे करेगी, पर उसकी इफेक्टिविटी और एफिकेसी फर्क होगी। जो अर्ली स्टेज में है उसमें अच्छी एफिकेसी होगी, और जो एडवांस स्टेज में है उसमें एफिकेसी थोड़ी कम हो जाएगी। काम हर स्टेज में करेगी। फिर भी अभी भी जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हैं अभी वो होंगे, उसमें और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है इस वैक्सीन पर। अच्छा, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए, चूंकि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर की नज़र से इस खबर को देख रहे होंगे, हमारे दर्शकों के लिए क्या आप आसान भाषा में ये बता सकते हैं, कैंसर अगर, क्योंकि हमने ऐसा देखा है, कैंसर एक बार आपके शरीर में प्रवेश कर गया, आपने बड़े ट्रीटमेंट ले लिए, कीमोथेरेपी ले ली, आपकी सर्जरी भी हो गई, लोगों को लगता है कि आप रिकवर कर गए हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम या कुछ साल बाद जाकर कैंसर फिर से रिवर्स करता है। ऐसे कई केसेस हैं और फिर बाद में पेशेंट बचते तक नहीं, जबकि एक बार में लगता है कि कैंसर से वो ठीक हो गए हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये काम कैसे करेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि कैंसर को खत्म कर देगी? जी, तो इस वैक्सीन में बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग पहले ट्यूमर को सीक्वेंस करते हैं। उस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, एक मैसेंजर आरएनए हमारा होता है, उससे कॉपी होता है उसके जो सीक्वेंस होते हैं ट्यूमर प्रोटीन, जिसको नियो एंटीजेंस बोलते हैं। और फिर वो नियो एंटीजन से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स में टी सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, उसको सेंसिटाइज कराते हैं, उसको बताते हैं भाई कि ये ट्यूमर सेल्स हैं। इसीलिए जैसे ही ट्यूमर डेवलप होता है तो वो हमारे जो टी सेल्स होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं, और ऐसे ही रिकरेंस में भी वो रिकरेंस होने नहीं देते हैं और रिकरेंस के चांसेस को कम कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो रिकरेंस होता है वो माइक्रो मेटास्टेसिस की वजह से होता है, जो छोटे छोटे सेल्स जो कि इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आ पाते हैं। पर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग और इतना परफेक्ट होता है कि जो टी सेल्स होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और किल कर देते हैं। तो ये वैक्सीन सिर्फ बीमारी को ही नहीं मारेगी,
बीमारी को रिकरेंस को भी बहुत कम कर देगी, जो कि एक्सपेक्टेड है और जो कि आने वाले ह्यूमन ट्रायल्स में और ज्यादा हमें प्रूफ पता चलेगा। यानी जो अब तक इलाज हो रहा था कैंसर का और जिन लोगों का कैंसर वापस लौट आया था ठीक होने के कुछ साल बाद, उससे ये पूरी तरह से निजात दे सकती है क्या वैक्सीन? देखिए, वो टाइम बताएगा। जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जो भी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स अभी हुए नहीं है, वो बताएंगे। क्योंकि ये अनटिल अनलेस हम कुछ भी बताएं, हमारी जो थियोरेटिकल नॉलेज कुछ भी हो, पर जब तक ये क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रूव होके नहीं आता, तब तक हम कोई दावा नहीं कर सकते हैं इस पे। अच्छा, ये और बताइएगा मुझे, चूंकि हमें आजकल खास तौर से कोविड के बाद से ये कहा जाता रहा है कि अपने रूटीन पर ध्यान देना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने ये बता दिया कि हम हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग डेली रूटीन के चक्कर में या बाकी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, हेल्थ को नहीं करते। कोरोना के बाद से लोगों ने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। इम्यून सिस्टम कितना काम करेगा इस वैक्सीन के साथ साथ? अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो क्या वैक्सीन वैसे ही काम करेगी जैसे बाकियों पर करती है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया, ये वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को हार्नेस करके इम्यून सिस्टम के द्वारा ही काम करती है, वैक्सीन डायरेक्टली काम नहीं करती। तो ये हमारा जो थियरी ये कहती है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उसमें ये वैक्सीन थोड़ी सी कम इफेक्टिव हो सकती है। बट अगेन, जैसे कि मैंने बताया, क्लिनिकल ट्रायल्स हमें प्रूव करके बताएंगी, जो कि अभी तक ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं इस वैक्सीन के साथ, या अभी अंडर ट्रायल है। तो इसके आने वाले टाइम में जो रिजल्ट्स होंगे, परफेक्ट रिजल्ट्स, वो हमें बताएंगे। पर एक्सपेक्टेशन यही है कि इम्यून सिस्टम जिसका वीक होगा, उसमें ये वैक्सीन थोड़ा सा उसकी एफिकेसी कम हो सकती है। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये कहेंगे क्या, अगर कैंसर है तो भी, नहीं है तो भी, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कर सकता है एक आम इंसान? देखिए, इम्यून सिस्टम जो है, जैसे कि हमने देखा, और कि ये इम्यून जेनेटिक भी होता है क्या डॉक्टर? हाँ हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इम्यून सिस्टम है, वे मेन है। जो हमारा जो इम्यूनोथेरेपी जो ट्रीटमेंट के लिए है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और जो वैक्सीन है, उसके लिए भी इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इम्यून सिस्टम अच्छा होने के लिए, जैसे कि बताया, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल इंटेक हो गया, ये सब चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर एक्सरसाइजेस हो गई, तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना है, जिससे कि नेचुरली हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सकें और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैंसर जैसी बीमारियों से निजात पा सकें। अच्छा डॉक्टर ठाकवानी, एक बात और मुझे बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ को लेकर हमने पिछले कुछ सालों में अवेयरनेस बढ़ती हुई देखी है। इसमें अलग अलग तरह की राय हैं और अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग तरह के सजेशंस देते हैं। जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा ट्रेंड चल गया है ना कि आप अवाकाडो खाइए या फिर आप कीवी खाइए तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ का क्लाइमेट क्या कहता है, यहाँ कौन सी पैदावार होती है, यहाँ कौन से फ्रूट्स और खेती की जाती है, यहाँ जो अवेलेबल है आप उस पर ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं कि अच्छा खाइए जो आप बचपन से खा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ में रूटीन अच्छा रखिए, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज और प्रॉपर एक्सरसाइज, और उतना खाना जितने आपकी बॉडी को जरूरत हो तो भी ठीक रह जाएंगे। तो दोनों में से आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? को ही सजेस्ट करूंगा, पर उस पे कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। सबसे पहली बात है खान पान। खान पान मैं यही कहना चाहूंगा, जितनी भूख है उससे 1/3 कम खाइए। पहली चीज, जो बेसिक आपके एरिया में स्टेपल फूड है वो खाइए। तीसरी चीज, जितना आप खा रहे हैं उतना काम करना चाहिए। अगर कुछ लोगों का टेबल का काम है तो वो जिम ज्वाइन करें। कुछ लोगों का मेहनत का काम है, जैसे किसान है, वो ऑटोमेटिक, उनको कभी भी इतना बीमारियां नहीं होती हैं जितने नॉर्मल लोगों को होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जितना इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलोरीज उतनी ही लें जितनी की हमें बर्न करनी है। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखें। एवोकाडो या महंगे फ्रूट्स खाने की कोई जरूरत नहीं है। सीजनल फ्रूट्स खाइए जो अवेलेबल है सीजन में और आपकी जगह पर। और महंगी चीज खाने से कोई फायदा नहीं है और कुछ वो नहीं है। बेसिक चीज खाइए जो सीजनल है, अवेलेबल है, और नॉर्मल खाना खाइए जो घर का हो, दाल रोटी सब्जी, दैट्स इट। और उसके अलावा मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा महंगी महंगी चीजें। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो घर में अवेलेबल है, मतलब जो हम बचपन से देखते आए हैं और खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड दही, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन हमने देखा है जैसे जनरेशन चेंज हुई है, जो पैकेज फूड है उसकी तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, प्रिजर्व फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इजी टू कुक की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, जो पैक्ड फूड आता है कि बस आप स्टीम कर दीजिए उसकी तरफ जा रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है क्या कैंसर का? बिल्कुल। इसमें देखिए क्या होता है, कोई भी खाना
24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे भी ज्यादा बोल रहा हूँ, उसके बाद वो खराब हो जाता है। अब ये प्रिजर्वेटिव्स इसमें मिले हुए होते हैं जो कि हम पैक्ड फूड खा रहे हैं, वो प्रिजर्वेटिव इटसेल्फ दे कॉजेस कैंसर। इट हैज बीन प्रूव्ड कि वो कार्सिनोजेंस उसमें होते हैं और जिसको कंज्यूम करने से हमें कैंसर होता है। तो इस चीज को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही मजबूरी में, अगर कोई बहुत ज्यादा मजबूरी है तो इसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए। मैं आजकल की यंग जनरेशन को यही बोलना चाहूंगा, जो घर का खाना है दैट इज द बेस्ट, और जो ये फास्ट फूड आजकल बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, इतने खुले हुए हैं, उनको प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ही मेन। अब आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने हमारा योगा अपनाया है, उनको वो बेसिक फूड पे आ गए हैं, वो ये सब चीजें अवॉइड करते हैं, जो फिजी ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करते हैं, और हम लोग उन्हीं को ही अपना रहे हैं। तो हमें कुछ उन लोगों से सीखना चाहिए, सो दैट आगे आने वाली जनरेशन सेफ रहे हमारी। दाल चावल रोटी सब्जी के साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सैलेड कितना काम करती है डॉक्टर? बिल्कुल, ये बैलेंस डाइट होनी चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी एंड जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सैलेड, ये बैलेंस डाइट है। वेजिटेबल सैलेड्स ये रफेज बनाती हैं जो फूड का, और जो कार्ब्स हमें चावल से मिलते हैं, प्रोटीन दाल से मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डेली रूटीन इनका कंजम्पशन होना चाहिए, और ये अगर बैलेंस डाइट अगर ठीक से चलेगी तो मिनिमाइज चांसेस होंगे हमारे और बीमारियों के और एज वेल एज कैंसर्स के। अच्छा, ये भी हमने देखा है डॉक्टर ठाकवानी, पिछले कुछ सालों में जो कैंसर के केसेस बढ़े उसमें फीमेल्स का कैंसर ज्यादा सामने आया है। इसका भी कोई पर्टिकुलर रीजन है क्या? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, तो फिर फीमेल्स तो घर के काम ज्यादा करती हैं, फिर उन्हें ज्यादा कैंसर क्यों? देखिए ऐसा है, फीमेल्स में अलग अलग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। तो बेसिकली हर कैंसर का कारण अलग अलग होता है। जैसे आप सर्वाइकल कैंसर की बात करें, जो कि हमारे इंडिया में बहुत रैम्पेंट है, बेसिकली इसमें क्या होता है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स, इट्स अ मेजर कैजुएटिव फैक्टर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन भी बहुत ज्यादा काम करती है सर्विक्स में, इसमें हम प्रोफाइलेक्सिस देते हैं वैक्सीन का। तो हर कैंसर का अलग अलग कॉज होता है। ब्रेस्ट कैंसर को ही देख लें, जैसे मैंने बताया 50% ऑफ द टाइम जो फीमेल में आजकल शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ी है, फैटी फूड की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया, ये सब कॉज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। तो इसलिए हर तरह का कैंसर अलग अलग है और उसके कैजुएटिव फैक्टर अलग है। अब जैसे फीमेल में आपने बताया, ब्रेस्ट कैंसर में अब क्या है, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स अब स्मोक कर रही हैं, ज्यादा फीमेल्स दे आर हैविंग फैटी फूड्स, बहुत ज्यादा फीमेल्स ड्रिंक्स कर रही हैं। तो यही कॉज है बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के 2-3 जो कैजुएटिव फैक्टर है। डॉक्टर ठाकवानी, लेकिन स्मोक और ड्रिंकिंग ये तो दशकों से जो मेल्स हैं वो भी कर रहे हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं? ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है, ऑल्दो मेल्स में भी होता है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू फीमेल्स में ज्यादा है, तो उसमें हायर चांसेस आर देयर फॉर द प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। तो दैट इज द रीजन कि कुछ चीजें मेल्स के लिए, मेल्स अगर उसी चीज को शराब को पिएंगे या सिगरेट पिएंगे तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होंगे एज कंपेयर टू फीमेल अगर वो पिएंगी। द रीजन इज ब्रेस्ट टिश्यू मेल में बहुत कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के। बहुत आसान भाषा में पहली बात तो आपने हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई और आपने अपने प्रीशियस टाइम दिया बिजी शेड्यूल के बावजूद। डॉक्टर अनिल ठाकवानी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, कहीं मत जाइएगा।